अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में, एक स्पेसिफिक सीरीज़ के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ को किस तरह डिनोट किया जाता है। सेकंड पे हम लोग चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है उसको किस तरह जनरेट करना है। आज तक हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है उसको पढ़ते आए हैं, लेकिन फार्मूला जनरेट कैसे करना है इसका हमें आइडिया नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है उसको किस तरह जनरेट किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है। तो सारा प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि nth पार्शियल सम फाइंड करेंगे और देन उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और फिर लिमिट हमें बताएगी कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर हमारे पास फाइनाइट आंसर है, जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। अगर हमारे पास इनफाइनाइट आंसर है इसका मतलब डाइवर्ज करेगी। या फिर हमारे पास दो आंसर्स आ जाते हैं, दो लिमिट्स आ जाती हैं, तो फिर इसका भी मतलब है कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हमने डिनोट करना है सिग्मा ए आर रेज टू पावर n-1। सिग्मा स्टार्ट होगा 1 से और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे ये जो a है ये हमारे पास कांस्टेंट है और r हमारे पास फिक्स्ड रेशो है। r डिनोट कर रहा है फिक्स्ड रेशो को, और रेशो हमने किस तरह फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है वो सेम आती है। इस तरह सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो ये r होगा, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें फिर भी r ही आंसर आएगा, फोर्थ को थर्ड पे डिवाइड करें तो ये भी आंसर r आएगा। अब क्योंकि इन तमाम कंसेक्टिव टर्म्स के, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिवीजन है, जो रेशो है वो सेम है, तो इसको हम लोग डिनोट, ये होगी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसको डिनोट करेंगे r से। तो a हमारे पास कांस्टेंट है, r हमारे पास फिक्स्ड रेशो है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। सो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन किस तरह करने हैं, r की n की जगह पहले 1 पुट करें तो 1 - 1 0, r रेज़्ड टू पावर 0। पहली टर्म a आ जाएगी, सेकेंड टर्म 2 पुट करेंगे, फिर थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे एंड देन सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने nth पार्शियल सम फाइंड किया था, तो हम यहाँ भी वही सारा प्रोसेस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, nth पार्शियल सम फाइंड करके फिर उस पर लिमिट अप्लाई की थी। तो हम लोग इसका nth पार्शियल सम फाइंड करते हैं तो वो होगा s सब n। इसका मतलब s सब n फर्स्ट n टर्म्स का सम है। पहले n 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, 4 एंड देन लास्ट पे n की जगह हमने n ही रिप्लेस करना है इसमें। तो अगर रिप्लेस किया जाए तो ये हमारे पास s सब n बनेगा a r रेज़्ड टू पावर n-1 तक। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास nth पार्शियल सम है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस s सब n को हमने r से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। तो r से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म बन जाएगी, इस तरह r से मल्टीप्लाई करते जाएं हर टर्म को। लास्ट टर्म जब r से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो n-1 पावर एक प्लस होगी तो वो आ जाएगा a r रेज़्ड टू पावर n। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है हमने, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म जो है ये इस टर्म से जो प्रीवियस टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टर्म बचेगी और सेकंड इक्वेशन की जो लास्ट टर्म है वो बचेगी। तो हमारे पास आ जाएगा Sn माइनस r s सब n इज इक्वल टू a माइनस a r रेज़्ड टू पावर n। अब इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा 1 माइनस r रेज़्ड टू पावर n, और यहाँ पे s सब n कॉमन ले लें तो 1 माइनस r इधर डिवाइड करेगा। ये हमारे पास आ गया nth पार्शियल सम। ये nth पार्शियल सम का फार्मूला है हमारे पास। जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आपने फाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो उसके फार्मूले के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, s सब n इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज़्ड टू पावर n ओवर 1 माइनस r। ये था फर्स्ट n टर्म्स का सम। अब n टर्म्स का सम है तो फाइनाइट टर्म्स का सम है। फाइनाइट टर्म्स का सम हमेशा फाइनाइट ही होता है। हमने चेक करना है कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा। तो सिंपली हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी s सब n इज इक्वल टू, अब देखें लिमिट अप्लाई हो रही है n पे, इसके अलावा किसी भी नंबर पे लिमिट अप्लाई नहीं हो रही। तो हम लोग इस a को भी
और 1 माइनस आर को भी बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर रेज़्ड टू पावर एन। जिस टर्म के अंदर एन आ रहा है उसी टर्म के साथ जस्ट लिमिट अप्लाई होगी। अब अगर देखा जाए ये ए हमारे पास कांस्टेंट है, 1 माइनस आर भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ तक तो हमारे पास जो आंसर है वो फाइनाइट है। अब सारा आंसर जो है वो बेस करेगा इस टर्म पे। अगर ये टर्म फाइनाइट होगी तो आंसर हमारे पास फाइनाइट आएगा, अगर ये टर्म इनफाइनाइट आती है तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब टोटल जो सम है वो सारे का सारा इस टर्म पे बेस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 केसेस आएंगे। मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि आर हमारे पास फिक्स्ड रेशो है, आर हमारे पास रेशो है। अब देखिए कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म की 2 टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास। एक ये कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म 1 से बड़ी हो, दूसरा ये कि वो 1 से छोटी हो, और थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो हमारे पास रेशियो है वो 1 की इक्वल है। देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है कि हमारे पास आर 1 के इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं इसको। हमारे पास अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शन के बारे में सोचें तो 2 तरह की फ्रैक्शन हो सकती हैं। एक ये है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, और एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर ग्रेटर देन 1 है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 है। तो फॉर एग्जांपल पहला केस हम लोग ये लेते हैं कि आर मॉड लेस देन 1 हो, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, कि कोई भी ऐसा नंबर जो -1 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हर वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से बड़ी होती है, जब उसकी पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। जिस तरह देखें अगर हमारे पास 1/2 है तो 1/2 की पावर 1/2 है। 1/2 की पावर अगर हम लोग 2 कर लेते हैं वो 1/4 है। देन 1/2 रेज़्ड टू पावर 3 1/8। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा हमारे पास जो टर्म है वो छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ आर इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 देन आर रेज़्ड टू पावर एन विल अप्रोच 0। कि जब हम लोग हमारे पास नंबर -1 और 1 के दरमियान में है और हम लोग उस पर n अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो r रेज़्ड टू पावर n अप्रोच करेगा 0 को। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस सारी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे r रेज़्ड टू पावर n है वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो इस टर्म की जगह अगर 0 रिप्लेस किया जाए तो 1 - 0 1, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा a/1 - r। अब अगर देखा जाए तो a भी कांस्टेंट है, 1 भी और r भी फिक्स्ड रेशियो है, तो तीनों टर्म्स हमारे पास फाइनाइट है, तो आंसर हमारे पास फाइनाइट आएगा। इसका मतलब सम फाइनाइट है, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस ये है कि रेशियो जो है रेशियो r मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है कि r ग्रेटर देन 1 है और r लेस देन -1 है। अब देखें अगर हमारे पास टर्म ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो 2 है, तो 2 की पावर इंक्रीज करती जाएंगी तो वो नंबर जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। 2 की पावर 1 2, देन स्क्वायर 4, देन क्यूब 8, देन सो ऑन। तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी। इसका मतलब जैसे जब हमारे पास r ग्रेटर देन 1 होगा तो r रेज़्ड टू पावर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। इसी तरह अगर r जो है वो लेस देन -1 हो, मतलब r -2 हो, तो फिर उसका बिहेवियर क्या होगा, -2 रेज़्ड टू पावर 1 -2, -2 रेज़्ड टू पावर 2 +4, -2 रेज़्ड टू पावर 3 -8, फिर -2 रेज़्ड टू पावर 16। तो ये पहले पॉजिटिव में बड़ी टर्म आएगी, फिर नेगेटिव में बहुत ज़्यादा छोटी टर्म आएगी, इस तरह सो ऑन। सो
इसका मतलब है जब r हमारे पास लेस देन -1 हो तो वो भी या प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या फिर वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब अगर r⁻n की जगह हम लोग प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 में रिप्लेस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस सब n इक्वल आ गया प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब फाइनाइट आंसर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड केस में जो हमारे पास सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। अब ये था केस लेस देन 1 का, ये केस था ग्रेटर देन 1 का। अब हम लोग उस केस पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास r का मॉड 1 की इक्वल हो। तो जब r का मॉड 1 की इक्वल है इसका मतलब r या तो +1 है या फिर -1। तो दोनों केसेस को लेके चलते हैं। अगर r हमारे पास 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो r⁻n विल बी इक्वल टू 1 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जहाँ पे r⁻n है वहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1। तो यहाँ पे 1 रिप्लेस किया, a/1 माइनस r की जगह भी 1 क्योंकि r 1 है, तो a/1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो देखिए ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी, तो 1 पे भी वो डाइवर्ज कर रही है। अब देखते हैं कि -1 पे क्या बिहेवियर होगा। अगर हमारे पास r -1 है तो r⁻n या +1 आएगा या -1 आएगा, वो बेस करेगा n पे, n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। अगर n इवन है तो आंसर हमारे पास +1 आएगा, अगर n ऑड है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -1। तो हम सबसे पहले केस ले लेते हैं r⁻n इज इक्वल टू 1। अगर 1 रिप्लेस किया जाए और r की जगह हमने -1 रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा a/1 माइनस इंटू -1 इंटू 1 माइनस इसकी जगह आ जाएगा 1। तो 0 डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सेकंड इस तरफ देखें, जो सेकंड केस था r⁻n इज इक्वल टू -1 रिप्लेस करते हैं, r की जगह भी -1 और r⁻n की जगह भी -1। तो ये आ जाएगा 2 और 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा a। अब देखिए r इज इक्वल टू -1 के लिए एक लिमिट आई है 0 और एक लिमिट आई है a। r इज इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास 2 सम आए हैं, तो जब भी हमारे पास 2 सम आ जाएं एक टर्म के लिए तो इसका मतलब है कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब r मॉड इज इक्वल टू 1 के लिए 1 पे भी डाइवर्जेंट है और -1 के लिए भी डाइवर्जेंट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, समेशन 1 टू इन्फिनिटी arn-1 converges for r mod less than 1। divergent for r mod greater equal to 1। So that's all from today's lecture.